की 300 पार की सीटें सभी ने दिखाई हैं। और अगर डी डायनेमिक्स और इंडिया न्यूज हमारे एग्जिट पोल की बात करें तो 371 सीटें बीजेपी के पास जाती नजर आ रही हैं। वोट शेयर क्या रहेगा, इसके लिए इंतजार 4 तारीख का करना होगा। लेकिन ये जरूर है कि इस बार के चुनाव बेहद दिलचस्प रहे। मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई, पूरा विपक्ष एकजुट हुआ मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए, लेकिन ग्राउंड पर उसका बहुत ज्यादा असर नजर नहीं आता है। हाँ, अगर स्टेट वाइज बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में कहा जा रहा है कि इसका असर दिखा है। कुछ सीटें जरूर इस बार बीजेपी से ली हैं इंडिया ब्लॉक ने, लेकिन वहीं नॉर्थ ईस्ट अगर आप जाएंगे, साथ ही साथ साउथ के अगर आप स्टेट्स पर देखेंगे तो वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर इस बार नजर आ रहा है एग्जिट पोल्स में। अब एग्जिट पोल को लेकर हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ गए हैं, क्योंकि पूरे चुनावों में हम बात करते रहे कौन सी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, कौन सी पार्टी पीछे जाती हुई नजर आ रही है। तो इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल जो एग्जैक्ट पोल में क्या तब्दील हो जाएंगे पूरी तरह से, इस पर हम सजेशन भी लेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। हमारे साथ हिमांशु भट्ट जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सुनील वकील हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आलोक मेहता सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटोरियल हेड ITV ग्रुप। साथ ही साथ सुमित पीर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आलोक सर, चाहे वो चुनाव के दौरान हो या चुनाव से पहले हो, अलग अलग पार्टी का स्टैंड क्या रहा, किसका क्या बयान रहा, नेताओं की प्रतिक्रिया उस पर क्या रही, जनता के बीच गए तो क्या बॉडी लैंग्वेज रही, किन शब्दों का इस्तेमाल किया, ये सभी बातें आम लोगों के जहन में रही। और जहन में रखने के बाद अपने पसंदीदा नेता के आगे यानी कि नाम के आगे बटन उन्होंने दबाया है। ये जो एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं, एक बार फिर से अच्छे खासे मार्जिन के साथ एनडीए की सरकार, बीजेपी की बढ़त। रचना जी, बहुत हमारे दर्शकों के लिए और आपको नमस्कार। क्योंकि सुबह हुई है, रात भर सब लोग बेचैन रहे हैं, क्योंकि जो खड़गे साहब ने 295 अपना अनाउंस कर दिया इंडिया का, और वो हम सबको, मैंने सारे मीडिया को उन्होंने नकार दिया है। तो इसलिए हम लोग तो सबके लिए शुभकामना देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सारा मीडिया भारत का अलग नहीं हो सकता। संभव है, थोड़ा अंतर तो होता है। एग्जिट पोल आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम लोग निष्कर्ष इसीलिए बार बार अपने सर्वे में, कल से अपने प्रधान संपादक आप और सब लोग, हम लोग ये कह रहे थे कि ये नतीजा नहीं है, लेकिन हाँ मोटे तौर पर जैसे चावल कितना पका है इसको देखते हैं, उस तरह से देखा गया और अच्छी तरह से देखा गया है। चावल एक नहीं, पूरा खिचड़ी को ही पूरा समझ करके पहले उसका आकलन हुआ और बाद में खिचड़ी का स्वाद छोंक तो अभी उसके बाद 4 तारीख को लगेगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो अपोजिशन है उन्होंने इतना अहंकार या ओवर एस्टिमेट कल भी किया है ये सोच करके। और मैं तो ये कहता हूँ कि उनके पास राहुल गांधी की द्वारा बनाई हुई बहुत बड़ी कंपनी है, चाहे उसका अखबार भी निकलता है, उनकी मीडिया कंपनी ने क्यों नहीं कर लिया सर्वे, यदि हम सब गलत हैं। बहरहाल मेरा ये मानना है कि ये एक संकेत है, और भारत देश ऐसा है जो महाद्वीप है। आपने कुछ कहा ना, कुछ राज्यों में ऐसा है, कुछ भारत एक अकेला राष्ट्र नहीं है, पूरा ऐसा है जो महाद्वीप है, क्योंकि कई देश उसमें मिल जाएंगे, यूरोप हो, अमेरिका हो, ऐसे कई देश मिला लें तब भारत है। विविधता के बाद भी आप देखिए, अभी सिक्किम के परिणाम आ रहे हैं, इस समय विधानसभा के भी आ रहे हैं, जिस समय आपने अभी खबरों में बताया भी है। ऐसी स्थिति में वहां से लेके जम्मू कश्मीर तक जो धारा दिखाई दी है, केरल और तमिलनाडु में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को, और जहां तक वोट परसेंटेज आपने ठीक कहा, वहां वोट परसेंट 14%, 15% जो हमारे सर्वे बता रहे हैं, उसके बाद यदि सीटें चाहे 2-4 मिल रही हों, और यही भारत की एक जरूर हमारी पूरे संसदीय व्यवस्था का एक खेल है। इंदिरा गांधी को, रचना जी आपको आश्चर्य होगा, जब इंदिरा गांधी को भारी बहुमत मिला था, उस समय 33-34% वोट था, तो ये कहना कि अरे बीजेपी को इतना वोट मिला है, मेरा मानना है कि कम वोट के बाद सीटें यदि ज्यादा होती प्रतिशत से, इसलिए आप ये मत देखिए कि कितना प्रतिशत वोट मिला, सवाल ये कि सीटें कितनी मिली। सीटें यदि ज्यादा मिलती है तो आलोक सर, चूंकि आपने जिक्र किया सिक्किम का भी, साथ ही साथ अरुणाचल का भी, जहां पर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, मैं चाहूंगी मानशु सर इस पर आप कमेंट कीजिए। सिक्किम में ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, एसकेएम 99% स्ट्राइक रेट अभी तक नजर आ रहा है। साथ ही साथ अरुणाचल में बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है। अरुणाचल में तो वो तय था कि बीजेपी ही जीतेगी और प्रचंड बहुमत से जीतेगी, 3/4 बहुमत से जीतेगी वहां पर, तो ये बात एकदम तय थी। सिक्किम की जो बात कर रहे हैं हम लोग, सिक्किम एक छोटे से राज्य के अंदर कोई नेशनल पार्टी होना जरूरी नहीं है, मगर छोटे से राज्यों को केंद्र के बेनिफिट लेने के लिए जो आप आजकल देख रहे हैं,
नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ऐसी रीजनल पार्टीज है, क्षेत्रीय दल है कि जो या एनडीए के साथ में या फिर इंडिया अलायंस के साथ में है। और ज़्यादा करके ऐसा हमने देखा है कि हर जगह पे क्षेत्रीय दल केंद्र में जो सरकार होती है उसके साथ ही बन जाते हैं। और यही बात आपको सिक्किम में भी देखने को मिलेगी। सिक्किम का विकास जो अगर करना है तो केंद्र की योजनाओं को, केंद्र की डेवलपमेंट स्कीम्स को सिक्किम में अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और उसके लिए एक कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ पूरे राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और ज़्यादा करके नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ आपको दिखेगा कि जो पार्टी सत्ता में आने वाली हो उसी के साथ गठबंधन वाली सरकार ज़्यादा करके वहाँ जीतती नजर आएगी। अच्छा सुमित पीर, जो अभी हिमांशु तक जी के ये वही एग्जिट है, पोल में साथ में मैं बोल रहा हूँ सिक्किम वही बीजेपी के साथ जुड़ी हुई बीजेपी के साथ में अभी है, भी जो वही है। गठबंधन है हाँ। सिक्किम की जो जिसका अभी दिखाई दे रहा है, आपने जो चीज बताया जी। वो बीजेपी से ऑलरेडी उसका गठबंधन है। गठबंधन है। ठीक है, यानी कि यहाँ कुल मिलाकर बीजेपी को एनडीए को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सुमित पीर, हमें नहीं भूलना चाहिए, अगर बीजेपी 303 पर थी, एनडीए 353 पर थी, तो यह आंकड़ा अभी 2024 में बढ़ गया है। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस के लिहाज से भी, कांग्रेस ने 52 सीटें जीती थी और जो कांग्रेस गठबंधन था उन्होंने 92 सीटें जीती थी। अब इस बार का जो आंकड़ा हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो अनुमान है कांग्रेस को 57 का और इंडिया अलायंस को 125 का, ये आंकड़ा यूं ओवरऑल तो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या इसके पीछे ये है कि अलग अलग जो मैक्सिमम मेन दल हैं वो साथ में आ गए हैं बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी को हराने के लिए, इसलिए ये वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ गया और सीटों में भी हल्का सा इजाफा दिखा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार मैम, शो पे बुलाने के लिए आपका आभार। हम इसको इस परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे कि अब की बात जो पिछला यूपीए था और जो आपका ये जो इंडिया अलायंस, इसमें आसमान जमीन का फर्क है, क्योंकि इस इंडिया अलायंस में सारे विपक्ष एक साथ है। यूपीए में सारा विपक्ष एक साथ नहीं था, पॉइंट नंबर 1। तो ये जो हम थोड़ा सीटें बड़ी देख रहे हैं क्योंकि पूरा विपक्ष एक साथ आया, पर पूरा विपक्ष जो एक साथ आया है अब भी वो मोदी जी को हरा नहीं पा रहे, मोदी जी का विकल्प नहीं दे पा रहे। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक मैं देखता हूँ। दूसरी बात, आप देखिए कांग्रेस ने केवल 315 सीटों पे अपनी बार कंटेस्ट किया, जो सबसे लोवेस्ट है अब तक का। अगर 315 सीटों में आपने कंटेस्ट किया और आपने करीब करीब 250 सीटों में अपना उम्मीदवार भी खड़ा नहीं किया, हम अपेक्षा करते थे आपकी सीटें डबल या ट्रिपल हो जाएंगी, क्योंकि आपने कहीं सारी अपना क्षेत्र रीजनल पार्टियों को दे दिया, भैया तुम लड़ लो। जैसे आप यूपी की बात करें, कांग्रेस केवल 17 सीटों पे लड़ रही है। ऐसे कई सारे राज्य जहां कांग्रेस ने अपना स्वाहा इंटरेस्ट कर दिया कि आप लड़िए। उसके बाद भी अगर कांग्रेस केवल 57 सीटों पे है, तो मान लीजिए इतना बड़ा त्याग करने के बाद, इतना बड़ा राजनीतिक झटका लेने के बाद अगर आपकी 10% सीटें बढ़ी है, ये तो बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि इसका मतलब है आपका स्टेट यूनिट गया, आपका काडर गया, आपने अपनी जमीन किसी और को दे दी और आपके पास हाथ क्या आई 5 साल बाद 5 सीटें, वो भी अगर 57 आती। मेरा ये आकलन है मैडम कि ये नंबर उससे भी कम आएगा। आप देखिएगा 4 जून को आप और हम मिलेंगे, ये नंबर 52 से भी कम आने वाला कांग्रेस का। क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम के एग्जिट पोल देखें, पोल देखिए 2019 का, जो उन्होंने एक एवरेज रिजल्ट दिया था उससे भाजपा को 20% ज्यादा मिला था, और जो उन्होंने कांग्रेस या यूपीए का जो नंबर दिया था उससे 20% अगर आप कह रहे हैं कांग्रेस के नंबर कम हो जाएंगे, तो जो अभी के आंकड़े हैं यानी कि जो अनुमान है उसमें क्या बीजेपी के बढ़ जाएंगे, एनडीए के बढ़ जाएंगे? बिल्कुल मैं आपको बताऊं मैडम कि अभी जो मेरे को दिख रहा है, जो मेरा अनुमान है, क्योंकि जब हर कोई ना, जब कोई भी एग्जिट पोल करे, आप करें, हम करें, कोई भी करे, एक पेसिमिस्टिक नंबर दिया जाता है, एक बेस मिनिमम नंबर दिया जाता है। 14 का पोल का एवरेज देखिए, 19 के पोल्स का एवरेज देखिए, जो तब दिख रहा था भाजपा को उससे 20% ज्यादा सीटें मिली है। मैं यहाँ अगर 10% या 15% का भी अंक मानता हूँ, जो 400 पार वाला या 400 के आसपास वाला अंक गणित है, वो संभव होती दिख सकती है, ये असंभव नहीं है। 371 हमारा नंबर है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने कल आपके शो पे 370 का ही नंबर दिया था, और अगर आप देखिए इसमें 10-1% बढ़ता है तो 400 के आसपास का नंबर भी ठीक है। सुशील जी, जितने भी आप एग्जिट पोल देख लीजिए, सभी में 300 से प्लस सीटें एनडीए को दिखाई गई हैं। क्या नरेंद्र मोदी अकेले पूरे विपक्ष पर भारी पड़ रहे हैं? चूंकि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया, लेकिन फिर भी वो कुछ कमाल दिखाई नहीं दे रहा एग्जिट पोल में, तो कम से कम देख लीजिए कि मोदी जी ने इतनी मेहनत की 5-6 महीने में 73 के एज के है वो, कम से कम 204 या उन्होंने रैलीज की या रोड शोज वगैरह भी बहुत सारे कर लिए।
इस उम्र में इतनी मेहनत करना, ये दिखाता कि मोदी जी का पोटेंशियल। और उसके बावजूद मोदी जी का सबसे बड़ा ये चीज़ रहा कि जहाँ पर भी जो चीज़ वो चले गए, वहाँ की कमिटी, वहाँ के लोग, उनके साथ जो उनके मुद्दे हैं, जो उनके कल्चरल या चीज़ें एफिनिटी है, बाकी उनको अपने साथ मिला दिया। आप देख लीजिए, वो कहते पंजाब में गए रैली करने, तो वहाँ पर करतारपुर साहब का मसला उठा दिया कि करतारपुर अगर 72 में बांग्लादेश वॉर में मैं होता तो हम अच्छा मौका था हमें कि करतारपुर साहब को हिंदुस्तान के साथ मिलाने का। तो हो गया था कहीं जैसे सिख कम्युनिटी कानपुर चले गए, तो कानपुर में गुरुद्वारा में मासाटी का, कानपुर में भी एक साइजेबल कम्युनिटी, सागदार कम्युनिटी के लोग हैं। ऐसे जहाँ जब वो गए तो उन्होंने लोगों के बीच में लोगों का अपनापन दिखाया, लोगों के साथ साथ ही उनके साथ हाथ मिलाया, बातचीत किया। तो ये दिखा रहा है कि मोदी जी का कितना ये जो लोगों में भी कितना उनमें विश्वास है। और जहाँ जहाँ उन्हें रोड शो किया तो लोग कितने सड़क के दोनों किनारे पे उनसे मिलने आए। और ये बहुत यहाँ तक कि जब वो अयोध्या में चले गए रोड शो करने, लोगों ने ये भी कहा कि हमने पहले भोजन मिस कर दिया कि पहले हम मोदी जी के दर्शन करेंगे। हमें लगता है कि भगवान राम के बाद भीड़ में तो कोई कमी नहीं थी, भीड़ मोदी जी में, ने बड़ी उत्साह मेहनत की, में उसका फल लोगों ने इनको मिल रहा है। स्वागत भी किया, रोड शो में फूल भी बरसाए, जनसभा में भी हजारों के साथ लाखों लोग पहुंच गए। लेकिन कई बार ये जो भीड़ होती है ये सीधे सीधे वोट बैंक में तब्दील नहीं होती है, ऐसा बाकी लीडर्स की जनसभाओं में हमने देखा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है लेकिन वोट उस तरीके से मिलते नहीं है। सवाल ऐसे में ये है कि क्या नरेंद्र मोदी अकेले पूरे विपक्ष पर भारी पड़ गए हैं, क्योंकि जो टॉप पार्टियां हैं या फिर जो टॉप चेहरे हैं विपक्ष में, उनके जरिए साफ तौर पर यह कहा गया कि किसी भी तरह से बीजेपी को रोकना है, इसीलिए सबको साथ में आना है। इनिशिएटिव लिया था नीतीश कुमार ने, जो एनडीए के साथ हो गए, फिर धीरे धीरे ममता बनर्जी ने भी किनारा कर लिया। सवाल बहुत बड़ा ये, अगर अब जो मुख्य पार्टियां हैं विपक्ष में वो एकजुट होती हैं, एक साथ आती हैं नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए, और बजाय इसके फिर भी इंडिया अलायंस अगर सिर्फ और सिर्फ 125 के नंबर पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है, तो ये विपक्ष के लिहाज से बड़ी चिंता वाली बात है। आलोक सर, देखिए, सबसे बड़ी बात ये कांग्रेस पार्टी को लेकर के, रचना जी, कई बार लोग समझते हैं कि हम लोग बाहर से, बल्कि देश के हित में, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक ये कहते हैं कि भाई बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी होगी उसके साथ संवाद भी हो सकता है। यदि छोटे छोटे 4-4 पार्टियों को लेकर के जैसे कांग्रेस सबके साथ अपना कोशिश कर रही है, उससे तो उसके बाद एक बिल्कुल अराजकता, जैसे चूंकि उनका कोई नियंत्रण तो होता नहीं है। देखिए, अभी भी कितनी जगह 100 से ज्यादा सीटों पर वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो, गठबंधन है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत निराशाजनक कांग्रेस के लिए ज्यादा झटका है। देखना है अभी तो ये भी है कि राहुल गांधी आगे क्या करेंगे, क्या खड़गे साहब अपना फिर से इस्तीफा देके फिर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को फिर ताज पहना देंगे, क्योंकि ये तो रोज कुर्सी बदलिए, क्योंकि पराजय तो पक्की है उनकी। उसके बाद भी चूंकि अब गठबंधन में नाम पर और राज्यसभा में नेता रहने के कारण पार्टी के अध्यक्ष के रूप में देश भर में जो उनको लाभ मिलता है, कैबिनेट रैंक का दर्जा होता है, वो सब लाभ मिले। और कहने को दलित, देखिए मायावती जी भी हैं और ज्यादा बड़ी दलित नेता रही हैं, अभी उनका उतना बहुमत नहीं रहा, उसके बाद भी ये लोग अभी भी जाति कार्ड खेल रहे हैं कांग्रेस। दुर्भाग्य ये कि जाति और धर्म, मुस्लिम, ये सब कह करके जो कांग्रेस कर रही है उससे उनका भी नुकसान हो रहा है और देश का भी नुकसान हो रहा है कि एक बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय आंदोलन में रही वो अब इस स्तर पर आ गई है कि वो बहुत ही ऐसे ऐसे मुद्दे उठाती है जो देश बिल्कुल, और कम से कम आलोक सर इन चुनावों से ये साफ हो गया है कि जातिवाद अब उतना बड़ा फैक्टर नहीं रहा। होता होगा ये पहले, लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है और मुद्दे पूरी तरह से बदल चुके हैं। सुमित पीठ जी, अगर ये एग्जिट पोल सही साबित हुए तो जैसा आलोक सर ने कहा, इसके बाद अब आगे क्या होगा, विपक्ष क्या करेगा? क्योंकि पूरा विपक्ष एकजुट हुआ लेकिन कुछ कमाल नहीं हुआ। अब विपक्ष में क्या वही बिखरावट हमें देखने को मिलेगी जो इससे पहले होता आया है? चुनावों के लिए एक साथ आते हैं लेकिन इस बार तो पूरा विपक्ष एकजुट हुआ, अब आगे क्या होगा? शुभेंदु अधिकारी कुछ बोल रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। सुमित जी, शुभेंदु अधिकारी को सुन ले। मिलेगा और टीएमसी से हमारा आंकड़ा आगे रहेगा। वो तो छोड़ दीजिए, उसका वो तो उसको उनको 4 तारीख सुबह 8 बजे तक ये सब बात बोलना ही चाहिए, नहीं तो काउंटिंग में कहीं कोई नहीं जाएगा। काउंटिंग में काउंटिंग एजेंट जाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को भी बोलना पड़ेगा हम लोग 200 सीट में जीत रहा है।
7 चरणों का चुनाव हो चुका है बंगाल में, पूरे चरण में काफी हिंसा हुआ, काफी संदेशखाली में ब्रूटली इंजोर्ड, परहैप्स वन आवर वर्कर्स में किल मैंने डेथ, बहुत अत्याचार हुआ। वेस्ट बंगाल बीजेपी की ओर से डायमंड हार्बर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का हंड्रेड्स ऑफ बूथ में रीपोल का मांग हम कर रहे हैं। और जो रोल आज का इलेक्शन में काल और आज स्टेट पुलिस ने लिया है, ये राजनीति से प्रेरित है। और पूरा दिन सीएपीएफ को ये लोग मिसगाइड किया। सीएपीएफ बहुत एक्शन लेने का कोशिश किया, प्रॉम्प्ट एक्शन, लेकिन उसको स्टेट पुलिस ने नॉन कोऑपरेशन किया और इतना हिंसा पूरा दिन हुआ। इसके लिए जिम्मेदार पश्चिम बंगाल पुलिस है, जिनको सब लोग बुलाता है ममता पुलिस, नॉट वेस्ट बंगाल पुलिस, नॉट कोलकाता पुलिस। मेजर फलता असेंबली आउट ऑफ 260 more than 200 booth. On behalf of BJP, our leader Mr. Shishir Bajoraya will send a official recommendation and demand to ECI today's night also. And after the other than Phalta, a large portion of booth of Diamond Harbour assembly segment. शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे। जाहिर है बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त एग्जिट पोल देखने के बाद उत्साहित हैं और पश्चिम बंगाल जिसको लेकर दावे पहले से ही बीजेपी की ओर से किए जा रहे थे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के तौर पर भी अभी एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा ऊपर चल रहा है। सुमित जी, आपसे जो सवाल था आप उसका जवाब दे सकते हैं आप। देखिए, यहाँ के हमें इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। आपको याद होगा एक बुआ और भतीजे में भी अलायंस हुआ था और उसके बाद क्या हुआ, चुनाव में कुछ हुआ नहीं, जा मैं तेरी बुआ नहीं। देखिए, ये दौर फिर रिपीट होगा, क्योंकि अभी दो दिन पहले केजरीवाल जी बोले कि भाई जो हमारी दोस्ती है कोई परमानेंट नहीं है, ये तो बस हमारे को मोदी जी को हराने तक की दोस्ती है। ये दोस्ती जो दिल्ली के बॉर्डर पे ख़त्म हो जाती और पंजाब में दुश्मनी बन जाती आज कल में भी, तो ये आप मान के चलिए 6 तारीख के बाद ये सारा जो खेल है ये ख़त्म हो जाना है। इसमें से काफ़ी लोग ये मानेंगे कि भैया जो मेरी स्टेट में मेरा जितना भी वर्चस्व है मैं उसको बचा लूँ, सेंटर के आने के चक्कर में ऐसा ना स्टेट हाथ से निकल जाए। क्योंकि आप देखिए, अगर आप बीजेडी को देखें, बीजेडी में बीजू जनता दल जो है, पटनायक साहब कभी सेंटर में कोई दावा नहीं ठोकते, पर उन्होंने स्टेट को पकड़ रखा। ममता दीदी को देखिए, सेंटर के चक्कर में स्टेट गवा बैठी ऑलमोस्ट। केजरीवाल को देखिए, सेंटर के चक्कर में स्टेट गवा ना बैठे। तो अब ये जो काफ़ी क्षेत्रीय पार्टियां होंगी, इनका ये विचार होगा भैया सेंटर हमारे बस की बात नहीं है, हम अपना कंसोलिडेशन स्टेट में कर लिए। और ये जो अलायंस बनाया था, ये एक महत्वाकांक्षी अलायंस था। ये लोगों ने इसलिए बनाया कि हमें मोदी को हराना है। इस अलायंस का ना कोई ऑब्जेक्टिव था, ना विजन था, ना मिशन था, कुछ भी नहीं था। मोदी को हराने का अलायंस जो है, ये कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा थी। और मैं रचना जी से मैं आपको बताऊं, शुरू से ये जो अलायंस बना था, इसका एक